Welcome everyone, I hope you're all doing fine. This is Inia here with another video from STEM International. In this particular video, History Book 7 के chapter number 2 का second portion जिसके अंदर हम continue करने जा रहे हैं what we know about the Umayyad dynasty, what were the various characteristics of the Umayyad dynasty, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी personalities जिनकी वजह से जो है imprint of the Muslims एशिया में transfer हो जाता है. So वो कौन सी personalities हैं और किस तरह से वो एशिया में enter होती हैं, we are gonna learn about that in this particular video. So let's start. जी, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से मुआविया फिर उसके बाद हिस्सान एंड ऑल्सो उमैया डायनेस्टी का जो ओरिजिन है और जो मेकिंग है और किस तरह से बात एक्सपेंशन से आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ्स की तरफ आ गई एंड ऑल्सो ट्रेड रूट्स को फ्लरिश किया गया. दिस इज़ वेयर वी टॉक अबाउट द वेरियस अदर एडवांसमेंट्स ऑफ द उमैय्यद डायनेस्टी. इसमें आ जाता है कि जी फर्स्ट थिंग लैंड एक्सपेंशन एज बीन टॉक्ड अबाउट बिफोर. दूसरी चीज़ एक यहाँ पे जो बाद में जाके एक इशू बन गया दैट वाज के इट वाज मोर ऑफ अ लेस यूनिवर्सलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम. जो उमैया डायनेस्टी थी इट डिड नॉट गिव इक्वल वेटेज टू एवरी सिंगल सिटीज़न ऑफ इट्स एम्पायर, रादर उधर तरजीह दी जाती थी किनको, मुसलमानों को, राइवल्स को जो है वो उतनी तरजीह नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो और बढ़ती गई. तो यूनिवर्सलिस्ट जो कॉन्सेप्ट अदरवाइज़ हम इस्लाम जिसके लिए स्टैंड करता है वो यहाँ पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. मोर ओवर इतनी एक्सपेंशन थी कि इस कदर न्यूली कन्वर्ट्स जो हैं वो बनते जा रहे थे कि इस्लाम का एक्चुअल कल्चर उधर तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि सिर्फ जो रिचुअलिस्टिक पार्ट्स थे इस्लाम के वो लोगों तक पहुंच रहे थे. मोर ओवर अरबिक को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज करार दे दिया गया. करेंसी यहाँ पे इशू हुई, कॉइनेज नया जो था वो यहाँ पे बना. फिर मास कन्वर्जन्स जो हैं उसकी वजह से लार्जर इनफ्लो ऑफ मुस्लिम्स टू द कैलिफेट भी स्टार्ट हो गया. इट्स नॉट ओनली के कल्चर और रिचुअल का क्या बीच में जो है वो इशू बना, बल्कि उसकी वजह से लार्जर इन्फ्लो भी हो गया लोगों का टूवर्ड्स दी कैलिफेट, और इस वजह से जो है फिर सोशल फ्रिक्शन वैसे ही बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज का क्वेश्चन उठाता है. फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी होती रही, तो उसमें डोम ऑफ रॉक का हमने पहले भी मेंशन किया था. उमैयद मॉस्क भी बनाई गई डमास्कस में, और एक बहुत ही ज़्यादा अगर हम इसको ओवरव्यू इसका लेते हैं तो एक बहुत ही कॉमन जो इसका हिस्टोरिकल या फिर क्रिटिक के तौर पे एक व्यू बनता है दैट इज़ के उमैयद्स ट्रांसफॉर्म द कैलिफेट फ्रॉम अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू अ डायनास्टिक वन. तो अगेन डायनास्टिक फ्यूडलिस्टिक जो बीच में ब्रांचेस थी वो इमर्ज हो रही थी. द नेक्स्ट इज़ ए पर्सनैलिटी जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, नोन एज तारिक इब्न ज़ियाद. तारिक बिन ज़ियाद कौन थे? ही वॉज अ मुस्लिम जनरल, और उन्होंने जो है वो विजिगोथिक हिस्पैनिया नाम की कॉन्क्वेस्ट जो है उसको बेसिकली परस्यू किया था. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर्स जो कि पूरी आइबेरियन हिस्ट्री में पहचाने जाते हैं. सो he was basically under the lead of Musa ibn Nusayr who was an Arabic conqueror of Morocco, और उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद को एज अ जनरल जो है वो टैंजियर को गवर्न करने भेज दिया था. इट्स अ प्लेस. अपनी जगह तारिक बिन ज़ियाद को भेज दिया टू गवर्न इट. May 711 के तारिक बिन ज़ियाद ही बेसिकली लैंडेड ऑन द place which is known as Gibraltar. Gibraltar में जाके he basically had an army of about 7,000 men, and this is where he understood कि स्पेन में एंटर होना है तो स्पेन की अपनी जो एक काउंटर आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है. So this is where he is known to have said कि जी बर्न योर बोट्स, अपनी कश्तियाँ जला दें. क्यों? क्योंकि दैट वाज गोइंग टू बी द ओनली मोटिवेशन फॉर हिज आर्मी कि उसने इतने बड़े चैलेंज को मतलब कोई रास्ता वापस जाने का नहीं है, तो इसलिए अब आगे ही बढ़ना है. तो इतने बड़े चैलेंज से घबरा के भाग नहीं सकते, हमने उस चैलेंज को हर तरह से फेस करना ही है. सो दिस वॉज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ इट. स्पेन में एंटर हो गए, जीत के उन्होंने जो है वो वहाँ पे अपना एक पूरा कमांड, एक पूरा सिस्टम जो है वो क्रिएट कर लिया. जिब्राल्टर देयरफॉर तब से जो है वो जबल तारिक भी कहलाया जाता है. और उसी के साथ साथ जब उन्होंने स्पेनिश मेनलैंड को भी जो है वो अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया था, और वहाँ पे स्पेनिश ज्यूज़ स्पेशली जो हैं उनसे उनको वैल्यूएबल सपोर्ट मिली. क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था विजिगॉथ्स से. तो दिस इज़ वेयर द विजिगोथिक हिस्पैनिया जो नाम आ रहा है इस कॉन्क्वेस्ट का वो यहाँ से निकलता है. विजिगॉथ का जो किंग था उसका क्या नाम था? इट वाज किंग रॉडरिक.
he was defeated of course, اور ساتھ ہی ساتھ he didn't stay till there, he went up to the capital of Spain which was then Toledo, اور ایک ایک کر کے ساری سٹیز کو وداؤٹ اینی ریزسٹنس اور ویری لٹل ریزسٹنس آکیوپائی کرتے گئے. کورڈوبا نام کی جو جگہ ہے وہ بھی رستے میں انہوں نے کانکر کر لی. وین موسیٰ ہمسیلف, موسیٰ ابن نصیر, who was the conqueror of Morocco, he came back and arrived in Spain. He also had his own army, اور پھر together طارق بن زیاد and Musa, they occupied more than around 2/3 of the Iberian Peninsula in the next few years. اس کے بعد پھر ان دونوں کو کیلف نے واپس ڈماسکس بلا لیا تھا. The next personality that we are going to talk about is Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim was an Arab military commander belonging to Banu Saqif tribe, اور اسی کے ساتھ ساتھ he was the first governor of the Caliphate of Sindh. اب سندھ کے پہلے گورنر بننے تک کی جو ساری کی ساری سٹوری ہے اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوئی. So he was the one who basically carried out a conquest of Sindh, and he fought a battle known as the Battle of Ellore. He was the very first Muslim to successfully conquest the Hindu lands. یہ ہوا کیسے, اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری سٹوری ہے. Let's go for that. The first thing that happened was کہ there were a lot of Hindus جو کہ مکران کوسٹ پہ رہ رہے تھے. مکران کوسٹ پاکستان کا آج پارٹ ہے, yes, رہ رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ انڈس ریور ڈیلٹا والا جتنا بھی ریجن ہے نا وہ انہوں نے آکیوپائی کیا ہوا تھا, اور وہیں پہ وہ فشنگ کرتے تھے, پائریٹنگ کرتے تھے, اور اپنا لائیولیہوڈ جو ہے وہ ارن کرتے تھے. 703 AD کے اندر the governor of مکران سعید بن اسلم کا مرڈر ہو گیا, and after that murder took place تو راجہ دہیر جو کہ سندھ کا اس ٹائم پہ راجہ تھا, جو مرڈرر تھا اس نے راجہ دہیر کے انڈر ریفیوج لے لیا. حجاج بن یوسف who was the governor of Iraq, he basically demanded راجہ دہیر کو کہ مرڈرر کو ہمارے حوالے کر دو. why? because he killed one of our people. تو راجہ دہیر denied there. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹریگر بیچ میں آ جاتا ہے کہ عرب مسلمس کی ایک شپ شری لنکا سے نکلتی ہے اور پہنچنی ہوتی ہے حجاج بن یوسف کے پاس, لیکن رستے میں اس کو لوٹ لیا جاتا ہے بائی دا پائرٹس, اور وہ شپ ایز ویل ایز چلڈرن اینڈ وومن جو کہ اس میں کیپچر ہوتی ہیں ساتھ, ان سب کو جو ہے وہ وہیں پہ اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے. وہ لوٹ کا پارٹ ہی کنسیڈر ہوتا ہے, ان کو چھوڑا نہیں جاتا. تو حجاج بن یوسف اگین ہی ڈیمانڈڈ کہ ایک تو پائرٹس کو ہینڈ اوور کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری سارے یہ جو بچے اور یہ عورتیں اور لوگ اور کریو تھا اس کو بھی جو ہے وہ چھوڑیں. لیکن راجہ دہیر اگین he denied, and he simply said it is out of his boundary, کہ بھئی یہ میرے تو ایریا میں آتی ہی نہیں ہے چیز, تو میں تو اس کو نہیں دیکھ سکتا. So that is where the governor of Iraq جو حجاج بن یوسف ہیں, he basically ordered محمد بن قاسم کہ go and launch a war against راجہ دہیر, اور جتنی بھی looted wealth ہے اس کو ریکور کر کے لایا جائے. محمد بن قاسم however he did not go back, he actually did what? He went there, he fought the Battle of Ellore, he reached Dibal by Makran and besieged it. Dibal was basically the famous port of Sindh near Karachi. اور once he seized it, یہاں پہ پھر آ کے جو ہے وہ راجہ دہیر کی مات ہوتی ہے, and this is where محمد بن قاسم comes up with پھر کنٹونمنٹس بنائے اور چیزیں بنائی, اور وہاں پہ اپنا پورا کا پورا ایک سسٹم سندھ کو بیسکلی پہلی دفعہ گورن کیا. ایک پہلا جو مسلمان جس نے اس اوور آل ایریا کو گورن کیا, دیٹ واز محمد بن قاسم. نیکسٹ تھنگ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آر انویژنز میں پہلی میجر انویژن سب کانٹیننٹ میں جو کہ ایک مسلمان آرمی نے انیشیٹ کی ہو, دیٹ واز اگین دس ایگزیکٹ انویژن جو کہ محمد بن قاسم نے اسٹارٹ کی تھی, رائٹ. اور اسی کے اندر رامز اور منجنک یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں یہ سٹی کے ارد گرد جو ہے وہ سراؤنڈ کی گئی تھیں, اور اس سے اس کو جو ہے وہ بیٹر کر دیا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, دیر واز اے لارج ہندو ٹیمپل آف شیوا دیبال میں, اس کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ اس کے بیسکلی ہوتا یہ تھا کہ اس کے اوپر نا ایک ریڈ کلر کا سلک فلیگ تھا جو کہ وہاں پہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس نے موو کرنا نہیں چھوڑا تھا, مطلب وہ ونڈ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ موو کرتا رہتا تھا. سو دیٹ واز سم تھنگ کہ جس کو سپرفیشلی وہ بلیو کرتے تھے جو براہمن ہوتے تھے لوگ وہاں کے, کہ بھئی جب تک یہ فلیگ یہاں پہ لگا رہے گا تو تب تک ہماری جیت رہے گی. جیسے ہی یہ فلیگ اگر گر جاتا ہے نیچے مطلب کو ہو جاتا ہے اینڈ آل دیٹ, تو دیٹ مینس کہ اب ہمارا جو ہے وہ امپائر نہیں رہنے لگا. سو دیٹ از واٹ
जो मोहम्मद बिन कासिम को जब ये पता चला तो ही वाज द वन हु एक्चुअली फायर्ड ए कैटापुल्ट उसी पर्टिकुलर फ्लैग के ऊपर. तो जब वो फ्लैग बेसिकली कोलैप्स्ड, दैट वाज व्हेन दिमाल के जो ब्राह्मण लोग थे उनको ये बिलीव हो गया कि नहीं, अब हम हारने वाले हैं, और इस बिलीव की वजह से ही वो वाकई हार भी गए. सो दिस वाज अ टैक्टिक जो कि उनके अगेंस्ट है इस्तेमाल किया गया था. फिर उसके बाद राजा दहीर ऑफ कोर्स उसके साथ मुलाकात हुई बिफोर डिफीटिंग हिम. उसके साथ मुलाकात होती है और उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ढेर सारी बातें भी की जाती हैं कि हमें क्या चाहिए, या फिर आपके लोगों के पास अब पीछे क्या रह गया है, आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. नंबर 1, या तो इस्लाम को जो है वो एक्सेप्ट कर लें. नंबर 2, या तो जजिया जो एक टैक्स है वो पे करें. इट इज़ अ टैक्स स्पेशली फॉर नॉन मुस्लिम्स लिविंग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ मुस्लिम गवर्नमेंट, या फिर गेट किल्ड. तो फिर उस वहाँ पे एक बैटल होती है और राजा दहीर जो है ही सिटिंग ऑन हिज वाइट एलिफेंट विद हिज 2 वुमेन सर्वेंट्स, एंड दिस इज़ वेयर ही गेट्स डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम, एंड दिस इज़ वेयर ही गेट beheaded का मतलब कि सर जो है वो काट दिया गया था राजा दहीर का. सो मोहम्मद बिन कासिम आफ्टर हैविंग डन दिस अगैन ही डिड नॉट गो बैक टू हजाज बिन यूसुफ, बट रादर व्हाट ही डिड वाज कि वहाँ पे सिंध में ही 3 साल गुजारे और वहाँ पे एक पूरा सिस्टम डेवलप किया. क्या क्या सिस्टम डेवलप कर दिया? एक तो क्योंकि वहाँ पे लोग हर तरह के बैकग्राउंड के साथ रहते थे, तो पहली चीज़ तो उनको जो है इस्लाम की तरफ दावत दी गई. दूसरा काम क्या किया कि टैक्सेस जो हैं वो चार्ज किए गए हर किसी से, और नॉन मुस्लिम्स पे स्पेशली जजिया टैक्स जो है वो लागू कर दिया गया. नंबर 3, बुद्धिस्ट और हिंदूज़ जो थे उनको अलाउ किया गया कि वो अपना फेथ कंटिन्यू कर सकते हैं if they don't want to become a Muslim. ब्राह्मण प्रीस्ट को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया. क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जो उधर के लोगों की मेंटालिटी को बेहतर तरीके से समझते थे. देयरफॉर उन्हीं को फ्रंट पे रख दिया कि वो एग्जीक्यूट करते रहे और वो लोगों को एडमिनिस्टर करते रहे. सिंध के लोगों को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ी, इनजस्टिस फेस करना पड़ा था इन दी प्रीवियस ईयर्स जो कि राजा दहीर के अंडर था. देयरफॉर मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो वहाँ पे फाउंडेशंस ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस और रिलीजियस टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया. मोर ओवर जो आपकी बुक में नहीं है वो ये है कि राजा दहीर मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द construction of cantonments in this particular region. और साथ ही साथ मुस्लिम्स they also established educational institutions, जहाँ पे educational institutions बने. बहुत सी बुक्स को अरबिक में ट्रांसलेट किया गया so that of course वहाँ के कल्चर को, वहाँ के बैकग्राउंड को, वहाँ के लोगों की सोच को समझा जा सके. बहुत से स्कॉलर्स, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी वहाँ पे सेटल करवाया गया फ्रॉम अदर एरिया और रीजन्स ऑफ द अदरवाइज एम्पायर ऑफ द इस्लामिक एम्पायर या फिर द एम्पायर ऑफ द मुस्लिम्स. एंड मोर ओवर जो ट्रेड का एलिमेंट था जो कि यहाँ तक नहीं पहुँचा था, एशिया के साथ टाइज तो थे लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँचा था, दैट बेसिकली सर्ज्ड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट हैपेंड अंडर द रूल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम. फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम डाइड 3 years आफ्टर इन 715, और उनके बाद जो है वो सुलेमान बिकेम द न्यू रूलर. ही वॉज अ बिटर एनिमी ऑफ बिन कासिम. तो he was the one who also recalled him back, tortured him to death, and Muhammad bin Qasim died in Mosul, Iraq. और sources ये भी कहते हैं कि his body was buried in Makran in Balochistan at Hingol National Park. So this was about this portion of the chapter. जी तो स्टूडेंट्स, वन थिंग कि हमने उमैया डायनेस्टी को जो है वो कंसाइज करके ख़त्म कर दिया है. द सेकंड थिंग इज़ कि हम देख रहे हैं तारिक बिन ज़ियाद और साथ ही साथ जो आपके मोहम्मद बिन कासिम हैं उनके किस तरह से वो क्या वेरियस एडवेंचर्स थे जिसके थ्रू वो सिंध आए. ब्राह्मण के वो रेड सिल्क फ्लैग जो है उसके साथ क्या सुपरस्टिशियस बिलीफ अटैच था और उसको किस तरह से मनूवर करते हुए जो है वो मोहम्मद बिन कासिम वाज बेसिकली सक्सेसफुल इन कॉन्करिंग सिंध फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. यस, तो ये सारी की सारी चीज़ें. और मोर ओवर राजा दहीर जो है उसका क्या बेसिक रोल था टू प्ले इन ऑल ऑफ दिस. तो ये सब कुछ जो है वो हमें ये भी सिखाता है, समझाता है कि वॉर स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ किस तरह से काम करती हैं. रिलीजियस ब्लाइंड फेथ वर्सेस सुपरस्टिशंस को निकाल के अगर रिलीजन की समझ रखी जाए तो वो किस तरह से हमें एडवांटेज दे सकते हैं. तो यप, ऑल ऑफ दैट इज़ व्हाट वी हैव कवर्ड फॉर द डे. नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स सम नेक्स्ट टॉपिक्स. सो टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.